जय हिंद टू ऑल। बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो जैसे ना हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो केमिकल काइनेटिक्स में ही बच्चों हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों डिफाइन किए थे। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन में एक टर्म्स था बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला होता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस, एंड तीसरा क्या होता है बच्चों इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बच्चों थॉरली बताया था, ठीक है, और डिटेल लेक्चर बच्चों कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे मैंने बताया था बच्चों कि मान लो ये हमारे पास 6 प्लेयर हो जाएंगे। 6 प्लेयर इन द सेंस बच्चों मतलब 6 ओवर हो गया, हमने ले लिया। कितना ओवर लिया? 6 ओवर लिया, और 6 ओवर में बच्चों इतना करके रन बना आपका। पहले ओवर मान लो 10 रन बना, दूसरे ओवर में 24 रन बना, तीसरे ओवर में बच्चों 12 रन बना, ठीक है। ऐसे करके बच्चों छठे ओवर में कितना रन बना? 4 रन बना। ओवरऑल सबको मैंने ऐड कर दिया, कितना मिला? 90 रन। ओके, तो 6 ओवर में कितना रन बना बच्चों? 90 रन बना। तो इसका एवरेज रन रेट अगर निकालें तो पर ओवर कितना रन आ रहा है? 15। क्या पर ओवर 15 रन बना है? नहीं है ना बच्चों। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये एग्जैक्टली आंसर नहीं देता है, ओवरऑल देता है। समझ पा रहे हो ना। फिर एक बात करते हैं बच्चों, एक और रिएक्शन हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम में देता है। पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो हमसे पूछ दिया गया कि सेकेंड ओवर में एबी डिविलियर्स ने कितना रन मारा? 24 रन मारा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों बताया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का कितना हुआ वो चीज़ बताता है। ओके, फिर इनिशियल का मतलब क्या है? अभी तो इनिशियल कंडीशन में लेंगे तो उसमें टाइम क्या होता है आपका? 0 होता है, ठीक है। फिर बाद में बच्चों हमने क्या किया, इसको डिटरमाइन किया कि रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया बच्चों, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, बस हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। फिर अभी नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, ध्यान देना। और एक रिदम में रहो, ठीक है ना, एकदम टाइम से आओ, ठीक है। अगर 6 बजे बैच है बच्चों तो 6 बजे ही तुम लोग आ जाओ, ठीक है। मान लो कोचिंग खुली जा रहा है, 10 मिनट बैठ करके बच्चों इसमें अपना रिवाइज कर लो। ओके, 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम बच रहा है बच्चों, ठीक है। और जानते हो क्या बात है, ये जो 10 मिनट 15 मिनट बच्चों मॉर्निंग में आप लोग खुद से बैठ करके क्लासरूम में बच्चों रेडी करेंगे ना, वो समझ लो आधे घंटे के बराबर है। पूरा वो रिवाइज हो जाएगा बच्चों, सुन पा रहे हो ना। उस बीच में मतलब माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों देखो, मॉर्निंग का बैच बच्चों काफ़ी क्रूशियल होता है। इसके पीछे का रीज़न है बच्चों, ठीक है, कि सुबह सुबह बच्चों आप लोग अपना पढ़ाई से बच्चों दिन स्टार्ट करते हो, समझ पा रहे हो ना। और जब 1 घंटा भी बच्चों, चलो ठीक है, आप क्लासरूम में बैठ भी गए बच्चों ना, और कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन फिर भी क्लासरूम में बस आए थे, तो माइंड आपका एकदम फ्रेश रहता है कि हाँ यार आज हमने क्लास किया था, सुन पा रहे हो ना। और मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग में उठ करके बच्चों निकल जाते हैं बच्चों बैतालपुर चाय पीने, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों जो मॉर्निंग में उठ करके बच्चों सिगरेट वगैरह मारते हैं। मैं 12th की बात बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ये कितनी गंदी बात है कि आज बच्चों हम 12th क्लास में हैं और अभी हमारा एज भी क्या हुआ बच्चों? 15 16 17 यही हुआ बच्चों, ठीक है ना। और अभी से बच्चों इन सब चीज़ों का बच्चों लत लगा रहे हैं हम लोग। और ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बस जानते हो ये हम एक और चीज़ बता दे रहे हैं, एडिक्शन नहीं है, बस शौक है, ठीक है। एडिक्शन उसमें बहुत रेयर है, और एडिक्शन वाला ही लेकर के जाता है, बगल वाला जो भी रहता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझना है भाई, ठीक है ना। अभी क्योंकि पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई हम लोग कर लें सिस्टमेटिक, ठीक है ना। और जब अगर पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी बच्चों तब ऑटोमेटिक बच्चों आगे बढ़ने लगेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ध्यान देना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? फॉर रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं, ध्यान देना। ये बताओ, आप लोग पढ़े होंगे रिएक्टेंट है और एक साइड क्या रहता है? उस साइड प्रोडक्ट, इस साइड रिएक्टेंट, उस साइड प्रोडक्ट। ये बताओ, जैसे से टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है? घटता है। जैसे से टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा बच्चों। तो ये बताओ हमने क्या लिया? इस साइड टाइम ले लिया, ग्राफ देखो, इधर क्या ले लिया? कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान देना, ये टाइम और ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ना, हमने स्टार्टिंग में, ध्यान से समझना बच्चों, समझ में आएगा यहीं से सबको। हमने स्टार्टिंग में बच्चों यहाँ पे लिया बच्चों रिएक्टेंट का अमाउंट, क्यों? मैक्सिमम माना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम। भाई जैसे मान लो एक क्लासरूम ये हो गया A और नीचे जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट P, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस क्लासरूम का संख्या ज़्यादा होगा। मैंने आप सभी लोगों से बोला कि नीचे वाले क्लासरूम में जाइए, तो स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम होगा ना। तो मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ मान लिया। अभी तो जैसे से टाइमर स्टार्ट होगा वैसे वैसे बच्चों क्या होगा? अमाउंट कम होगा। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अमाउंट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन ले लिया, टाइम T1 ले लिया, तो टाइम T1 पे क्या मिला बच्चों? C1 मिला। एंड टाइम T2 पे क्या लिया बच्चों? C2। यानी ये बताओ बच्चों, मैंने टाइम T1 को मान लो 5 मिनट मान लिया और टाइम T2 क्या मान लिया? 10 मिनट। ये तो 5 मिनट बाद बच्चों कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या मिला? C1 मिला। और 10 मिनट बाद बच्चों कॉन्सेंट्रेशन आपका C2 मिला। तो ये बताओ बच्चों, 10 मिनट बाद अमाउंट और इस क्लासरूम का कम हो जाएगा कि नहीं?
रिएक्टेंट का अमाउंट और क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बच्चों वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो C1 एंड C2 में कौन ज़्यादा बढ़ा रहेगा, C1 का अमाउंट क्या रहेगा ज़्यादा, C2 का अमाउंट कम। देखो ना नीचे आ गया, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग एवरेज निकालें बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट के लिए अमाउंट हमेशा कम होता है, तो इसलिए हमने साइन क्या लगा दिया बच्चों, माइनस। और ये बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1 बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। आसान है कि नहीं बच्चों। एंड दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेम ऐसे बच्चों प्रोडक्ट के लिए लेंगे हम लोग, देखो कितना आसान है ये। तो यहाँ पे हमने ध्यान देना बच्चों, मान लो यहाँ पे भी अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया तो मान लो यहाँ पे पहले 0 लिया, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये क्या हो गया टाइम, और ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए बच्चों, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। बताओ प्रोडक्ट मतलब नीचे वाले क्लासरूम की अगर हम सपोज कर रहे हैं बच्चों, तो नीचे वाले क्लासरूम का अमाउंट क्या होगा, 0। अमाउंट क्या होगा, 0। अब मान लो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे वाले क्लासरूम की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लो मैंने ऐसा सपोज किया था कि ऊपर वाला क्लासरूम है और एक नीचे वाला क्लासरूम है, ऊपर वाले क्लासरूम को रिएक्टेंट मान लिया, नीचे वाले क्लासरूम को प्रोडक्ट मान लिया बच्चों। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, या बच्चों की संख्या बढ़ेगी। सेम वैसे ही बच्चों इनिशियली हमने अमाउंट यहाँ पे क्या माना, 0 माना। अब जैसे जैसे जो टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट देखो ना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बच्चों वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है बच्चों। देखो प्रोडक्ट में बढ़ेगा और रिएक्टेंट में घटेगा बच्चों। तो यहाँ पे भी बच्चों हमने 2 टाइम ले लिया, एक टाइम T1 लिया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला, C1 मिला, और यहाँ टाइम T2 लिया बच्चों तो कॉन्सेंट्रेशन C2। ये तो इसमें क्या हो जाएगा, C2 इज ग्रेटर देन C1 हो जाएगा भाई, क्योंकि मान लो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नीचे का अमाउंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। तो प्रोडक्ट के लिए बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। एवरेज रेट मतलब स्पीड, स्पीड तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो C2 माइनस C1 इसमें भी हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। बहुत आसान था बच्चों, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे मान लो इंस्टेंटेनियस के लिए निकालोगे बच्चों, तो देखो बहुत आसान है। इंस्टेंटेनियस के लिए जैसे मान लो यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट ले रहे हैं ना हम लोग, एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या करता है बच्चों, इंस्टेंट टाइम, मान लो इंस्टेंट टाइम हमने ये ले लिया, ये कोई भी स्पेसिफिक टाइम हमने सपोज कर लिया बच्चों। तो इसके बाद से जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, ध्यान से समझना, ये हमने अलग से बच्चों लाइन सपोज किया, ये इंस्टेंट टाइम पे बच्चों हमने लिया, ध्यान देना। तो ये जो इंस्टेंट टाइम पे बच्चों हम लोग सपोज कर रहे हैं ग्राफ, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ना, C। बात को समझना, जैसे मान लो हम लोग 5 मिनट 10 मिनट ले रहे हैं ना, हम 5 मिनट 10 मिनट नहीं ले रहे हैं, हम एक्यूरेट टाइम ले रहे हैं 7 मिनट। क्या ले लिया हमने, इन दोनों का मिड का हमने ले लिया, तो ऐसे समझो ना। तो मान लो 7 मिनट ले लिया, ठीक है, 8 मिनट ले लिया, तो 7 मिनट या 8 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना हुआ बच्चों, वो किसको इंडिकेट करेगा, इंस्टेंटेनियस को। किसको बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। बस सिंपल सा लॉजिक था बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो ये आपका टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन था बच्चों। और अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे बच्चों, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स था बच्चों सारा कुछ, ठीक है। बाद में हमने इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए भी बताया था बच्चों कि स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज अपॉन स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। और यहाँ पे T का वैल्यू हमने क्या माना था बच्चों, 0। लिमिट हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। उससे रिलेटेड बच्चों हमने डिफ्रेंशिएट किया था, न्यूमेरिकल्स आसान था। चलो आगे देखते हैं। तो देखो सारा उसके बाद से उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लिए हैं, बस मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा था बच्चों, ठीक है ना। अब चलो, अब इसके बाद से बच्चों हमने देखो क्या पढ़ा था, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इतना बच्चों दिमाग में आपके आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, इस चैप्टर में कि हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है या कितना तेजी से होता है रिएक्शन, ठीक है ना। इन्हीं सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चों। जब भी इस मतलब इस चैप्टर का बच्चों कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो आपके दिमाग में बस ये चीज़ चलना चाहिए बच्चों कि रिएक्टेंट हमारे पास दिया होगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, कितना तेजी से आपका रिएक्शन हो रहा है बच्चों, यही सब पढ़ना है बच्चों किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, आपका केमिस्ट्री का ये 3rd चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। और बीच बीच में बच्चों मैं रिवीजन क्लास भी रखूँगा, ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। जो भी टॉपिक्स, जैसे हमारा टॉपिक वाइज भी बच्चों मैं क्लास रखूँगा कि आ जाओ बच्चों, आज इस टॉपिक का मैं रिवीजन कराऊँगा, सुन पा रहे हो ना। तो इसमें सबका बच्चों लाइन बाय लाइन क्लियर होते रहेगा। और एक और फायदा है बच्चों आपके पास कि भाई अगर थोड़ा बहुत अगर टाइम बचाना भी चाहते हो तो यूट्यूब पे भी बच्चों अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एकदम जानते हो बच्चों, ओरिजिनल क्लास मिलेगा आपको,
ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासरूम का बच्चों आपका एक वीडियो मिलेगा और आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसको बच्चों कल लिखवा दिया था, ठीक है, और एक बार अच्छे से मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला बच्चों टर्म्स ये है कि इसको पढ़ते क्यों हम लोग, रेट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है क्या। जैसे इसमें ये पता करने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा कौन कौन सा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन का बच्चों स्पीड बढ़ सकता है या घट सकता है, ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं। तो सबसे पहला बच्चों टर्म्स क्या रहेगा हमारा, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, खूब ध्यान से समझना बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे बोल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, बार बार मैं जो बोल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ रहा है बच्चों तो रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझो, ये बताओ, इस क्लासरूम, मान लो ऊपर वाले क्लासरूम की संख्या मान लो अभी जैसे मान के चलो अभी मान लो 12-13 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मान लो 12 हो गया। अभी इवनिंग वाले बैच में चले जाओ बच्चों, मान लो वहाँ पे 70 है, बात को समझो। और मैंने बोला कि मतलब इस बैच को भी बोला कि नीचे वाले क्लासरूम में जाओ और उस बैच को भी बोला कि नीचे वाले क्लासरूम में जाओ, कौन तेजी से जाएगा? इवनिंग वाले बच्चे जाएंगे। क्यों जाएंगे मालूम है? क्योंकि सीट की बच्चों क्राइसिस होगी, सोचेंगे कि जाके जल्दी बैठ जाएं आगे वाली सीट पे, है कि नहीं? स्पीड किसका ज़्यादा रहेगा? और तुम लोग एकदम आराम से जाओगे, भाई कहीं ना कहीं सीट तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो बाय द वे देखो बता रहे हैं यहाँ पे मेन बात क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, ठीक, सॉरी स्ट्रेंथ से ही मतलब है बच्चों, क्योंकि जैसे बच्चों स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा यानी कि दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा बच्चों, तो रेट भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। ये टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बच्चों ये बताओ, ये तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। रिएक्टेंट का अमाउंट जितना बढ़ेगा उतना तेजी से रिएक्शन भी आपका होगा। फिर इसके बाद से बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, ध्यान से समझना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, खूब ध्यान से समझना बच्चों, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट को 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला देखो तो ध्यान से समझना, फेज के हिसाब से, ये तो फेज के हिसाब से, अगर फेज के भी आप पे देखेंगे हम लोग, फेज के भी आप पे, ठीक है, तो ये तो फेज के भी आप पे देखा जाए तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये तो इन तीनों में तेजी से रिएक्शन किसका होगा? गैस का होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा? गैस का होगा बच्चों, है कि नहीं? गैस आसानी से मिक्स हो जाएगा, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में, सॉलिड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों मिक्सचर, मिक्सचर के अगर भी आप पे देखा जाए बच्चों तो तेजी से रिएक्शन किसका होगा बच्चों? होमो का होगा कि हेट्रो का होगा? होमो का हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं? सेम टाइप ऑफ आइटम्स बच्चों आसानी से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है कि नहीं? जैसे मान लो चीनी, चीनी को मिलाएंगे तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, लेकिन चीनी में बच्चों नमक मिला तो आसानी से मिलेगा क्या? नहीं ना। बाकी हालांकि हीट दे करके तो डिजॉल्व होगा ही, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों क्या बॉन्डिंग के भी आप पे देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों। तो ये बताओ, अगर रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, रेट, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, यहाँ पे लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लो या कंपाउंड्स कर लो, केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या रहा बच्चों, ध्यान से समझना, ये तो स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बढ़ेगा तो रेट क्या होगा हमारा, रेट क्या होगा हमारा, घटेगा। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 2NO ले लिया और इसका रिएक्शन में कराया किससे, O2 से, ध्यान से समझना बच्चों। तो ये दे दिया हमें 2NO2 और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना। और एक रिएक्शन ये हो गया तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके बच्चों। लेकिन एक और हमने यहीं पे कंपाउंड्स ले लिया बच्चों, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किससे करा दिया, O2 से, ध्यान से समझना। तो ये दे रहा है हमें 2CO2 और ये होता है वेरी स्लो रिएक्शन, ओके। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, ये वेरी फास्ट रिएक्शन हो रहा है और ये वेरी स्लो रिएक्शन हो रहा है, यानी इसका मतलब कहने का क्या है बच्चों, ये फास्ट रिएक्शन हो रहा है यानी कि इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चों क्या है, वो वीक है, कमज़ोर है, तो आसानी से बॉन्ड बच्चों रीअरेंज होकर के क्या बना दे रहा है, NO2 बना दे रहा है। लेकिन इसका बॉन्ड बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग है,
तो इसको तोड़ने में या रीअरेंज करने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ये बताओ इसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके कंपैरेटिवली बच्चों ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है बच्चों, तो टाइम बच्चों टेकन हुआ कि नहीं? इस बात को समझना बच्चों, मैंने कितना आसान कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट से रिलेटेड टर्म्स। ओके, एक एक पॉइंट बच्चों बहुत मस्त है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ बच्चों ना कि पीछे का जब टॉपिक छोड़ोगे तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में टाइम लगता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मैं बच्चों लेक्चर भी ऐसे लेता हूँ ना कि ताकि आप पीछे से कनेक्ट कर सकें, ठीक है ना। मान लो अब हमने बता दिया आपको रेट के बारे में, तो रेट का मतलब जनरली मैंने बहुत ईजी वे में बोला कि स्पीड होता है, ठीक है ना। यानी हम लोग कर क्या रहे हैं बच्चों कि कोई भी रिएक्शन आपका कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन्हीं सब के बारे में बच्चों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चलो, तो ये पहला हेडिंग हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा क्या होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एंड इसके बाद से बच्चों हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान समझना, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बताओ यहाँ पे आप लोग पता होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं? अरे भाई किसी भी रिएक्टेंट को अगर बच्चों आगे प्रोसीड कराना है, ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेनली क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। भाई जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव कोलिजन बच्चों बढ़ेंगे। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और बहुत तेजी से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब वहाँ पे बच्चों मैंने एक चीज़ बताया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि उसमें जानते हो क्या डिपेंड करता है बच्चों, कि वो सिस्टम या जो भी हमारे पास सॉल्यूशन हो रहा है बच्चों, वो एक्सोथर्मिक शो कर रहा है कि एंडोथर्मिक शो कर रहा है। क्योंकि ये भी कंडीशन आ जाती है बच्चों ना कि अगर मान लो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं हम लोग, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ध्यान से समझना बच्चों मैंने क्या बोला, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट को अगर मिलाते हैं बच्चों, तो अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को करेगा बच्चों, तो उस केस में हमें हीट रिक्वायर्ड नहीं होता है बच्चों। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं और वो एक्सोथर्मिक शो कर रहा है बच्चों, तो उस केस में हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो चाहता है कि क्या करें, टेम्परेचर को रिलीज करें। लेकिन सिस्टम अगर मान लो एंडोथर्मिक रहा बच्चों, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को चाहिए होता है, मतलब हीट चाहिए होता है बच्चों। तो उस केस में अगर टेम्परेचर देंगे तो और आसानी से क्या होगा, वो डिजॉल्व होगा। जैसे चीनी को पानी में मिक्स करते हैं बच्चों, तो बहुत आसानी से वो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही गैस को आप पानी में डिजॉल्व कर रहे थे तो क्या डिजॉल्व हो रहा था, नहीं बच्चों डिजॉल्व हो रहा था। समझ पा रहे हो नहीं? क्योंकि हीट दोगे तो और बच्चों गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था बच्चों। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं। ओके, एक और चीज़ इसमें बताया जाता है बच्चों कि सडनली अगर मान लो टेम्परेचर बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है बच्चों, तो जो रेट होता है बच्चों, रेट क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों। मैंने क्या बोला कि सिस्टम का अगर टेम्परेचर बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाते हैं बच्चों, तो उसका जो रेट होता है बच्चों जस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये तो कैटलिस्ट के बारे में आप लोग जनरली पढ़े होंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे बच्चों। तो मेनली यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट जो होता है ना, कैटलिस्ट, ध्यान समझना बच्चों, कैटलिस्ट अगर हम मान लो देते हैं तो ये मोस्टली केस में क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या कर रहा है बच्चों, बढ़ाता है। और बढ़ाता कैसे बच्चों, तो ये भी समझ लो। जैसे ना यहाँ पे मैं ग्राफ के थ्रू से आपको समझा रहा हूँ, इससे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ बच्चों ग्राफ हमने लिया और यहाँ पे ले लिया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। क्या ले लिया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया रिएक्शन इन प्रोग्रेस, रिएक्शन इन प्रोग्रेस। अब ध्यान से समझो, ठीक है। हमने बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट लिया, हमने कोई अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट क्या ले लिया बच्चों, रिएक्टेंट। ये तो रिएक्टेंट का हमने बच्चों जो भी पोटेंशियल एनर्जी था हमने जीरो नहीं किया। जैसे मान लो चीनी है और मान लो चाय पत्ती है और दूध है, क्या तीनों के एक साथ मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा, चाय बन जाएगा क्या? चीनी लिया, चाय पत्ती लिया बच्चों, और साथ में हमने क्या लिया, मिल्क ले लिया, और तीनों के एक साथ मिक्स कर दिया बच्चों। क्या मिक्स करने के बाद चाय बन जाता है? नहीं ना बच्चों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी ये बताओ, क्या चीनी चाय पत्ती वगैरह में जो मान लो मिल्क पड़ा हुआ है, क्या मिल्क का टेम्परेचर जीरो होता है? मिल्क का एट रूम टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट होगा कि नहीं? तो वही सेम चीज़ है बच्चों, उसको हम लोग मान लो उसकी एनर्जी मान रहे हैं, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला बच्चों, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस जो है बच्चों, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे समझ लो। और ये बताओ उसको बॉयल करने के लिए हमको कितना टेम्परेचर और चाहिए, 75। बात को समझना बच्चों। तो वैसे ही मान लो हमारे पास पानी है यहाँ पे, ऐसा समझ लो, और पानी का बच्चों एटलीस्ट बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर कितना मान लिया हमने,
25 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए जीरो नहीं किया बच्चों। अब धीरे धीरे मान लो अगर इसको हमें क्या करना है, बॉयल करना है बच्चों, तो हमको कितना चाहिए बच्चों, 75। तो मान के चलिए बच्चों यहाँ तक आने के बाद क्या हो गया बच्चों, 100 हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, तो होता इसके पास क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। फिर बॉयल होने के बाद बच्चों कर्व हमने क्या किया, ऐसे करके दिखा दिया। यानी कि ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, इसको मैक्सिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थी बच्चों, ताकि अगर इतना मिल जाएगा बच्चों तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बैरियर। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझना। यानी इतनी एनर्जी बच्चों रिक्वायर्ड है इसको, किस लिए बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये बताओ अगर देखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ तक क्या था बच्चों, मान लो, यानी कि अगर पोटेंशियल बैरियर को बच्चों देखें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों एक्स्ट्रा हमने एनर्जी दिया है कि नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है बच्चों, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, घबराओ मत। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आगे अभी पढ़ना, अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ बच्चों, अभी बस थॉरली आपको समझा रहा हूँ। तो ये बताओ बच्चों, यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने लिया बच्चों ना, ये विदाउट कैटलिस्ट लिया है बच्चों। क्या लिया बच्चों, विदाउट कैटलिस्ट, यानी यहाँ पे कोई कैटलिस्ट हमने नहीं मिलाया है। क्लियर हुआ बच्चों। लेकिन मान लो बच्चों इसमें हमने कैटलिस्ट मिला दिया, इसमें क्या कर दिया बच्चों, कैटलिस्ट मिला दिया। तो जैसे ही जब कैटलिस्ट मिलाएंगे बच्चों, तो इसका जो ग्राफ रहा बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे जैसे हमने कैटलिस्ट मिलाया, कैटलिस्ट मिलाने के बाद बच्चों आपका एनर्जी सेम था, लेकिन ग्राफ बच्चों डाउन हो गया और ऐसे करके बना दिया। बात को समझना। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये विद कैटलिस्ट दिख रहा है, विद कैटलिस्ट। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है बच्चों, विद कैटलिस्ट दिख रहा है। ये बताओ कैटलिस्ट जैसे ही हमने मिलाया, पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ, कम हो गया। बात को समझना। ये तो अब इसके बाद से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा कि कम, कम देना पड़ेगा। तो कम देना पड़ेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, फास्ट होगा ना। बात को समझो। अरे भाई ऐसे समझ लो ना, जैसे मान लो एक ओवरब्रिज है बच्चों, इसको क्रॉस करना है, एक बच्चा, मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है, ऐसा समझो, और ये इतना बच्चों हाइट पे इसको, इस ओवरब्रिज को बच्चों साइकिल से क्रॉस करना है, एक ही हो गया बच्चों। और एक और है बच्चों जो कि इतना छोटा है बच्चों, ठीक है। इन दोनों बच्चों किसको तेजी से क्रॉस कर लेगा, नीचे वाले को। कम एनर्जी लगाना पड़ेगा इसको, है कि नहीं। ऊपर वाले में जितना बच्चों लगा करके एक बार में जाएगा बच्चों, इतना बार में बच्चों 3-4 बार में चला जाएगा, है कि नहीं। कुछ क्लैरिटी मिल रही है बच्चों, ठीक है ना। तो वही बात है बच्चों, जो केदारनाथ की चढ़ाई कर रहा था मैं, ठीक है, मान लो 22-23 किलोमीटर है बच्चों, जितना मैंने वहाँ पे चढ़ाई किया था, बात समझना बच्चों, उतने बारे में बच्चों मैं गोरखपुर चला जाता। ये तो हमको 13 घंटे अप्रॉक्स बच्चों लग गए थे पहुँचने में वहाँ पे, ठीक है ना। और बच्चों गोरखपुर अगर मैं पैदल यात्रा करूँ बच्चों, तो हमको लग रहा है बच्चों 5-6 घंटे में पहुँच जाऊँगा। हाँ यार, अच्छा 5-6 घंटे पहुँच नहीं जाओगे, ठीक है, आराम से पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ अभी, ठीक है, आसान है। चलो, तो ये बच्चों टर्म्स काफ़ी इजी था हमारा। तो कैटलिस्ट का मतलब काम क्या रहा बच्चों, इसने क्या किया, कैटलिस्ट मिलाने पे पोटेंशियल बैरियर को क्या कर दिया, इसे कम कर दिया। पोटेंशियल बैरियर पहले बच्चों इतना था, अभी क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया। पोटेंशियल बैरियर कम होने की वजह से बच्चों आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज कर गया बच्चों। यहाँ तक आई थिंक सारे टर्म्स बच्चों क्लियर हो गए होंगे। अब ध्यान से समझो, देखो कैटलिस्ट के बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट टर्म्स आएगा, ध्यान से समझना बच्चों। कैटलिस्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया। ले लो, क्या लिया बच्चों, सरफेस एरिया, ठीक है। अभी बताओ बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है बच्चों, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना, मान लो कोई लकड़ी ले लो, ठंडियों के सीजन बच्चों लकड़ी किस, वो सिल्ली नहीं बोलते हैं लोग, मोटी सी लकड़ी हम लोग ले करके बच्चों जला रहे हैं एक, और एक उसके ऊपर का बच्चों जो खाल होता है उसको निकालो और उसको जलाओ। ये तो इन दोनों में कौन तेजी से जलेगा, ऊपर वाला खाल बच्चों। तो इसलिए देखना ना, कई बार ऐसे दुकान वगैरह पे या शॉप पे बच्चों मोटी सिल्ली लगा दी जाती है बच्चों, और लंबे टाइम तक जलते रहता है बच्चों। यानी उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। और जिसका सरफेस एरिया बच्चों ज़्यादा रहेगा वो बहुत तेजी से क्या हो जाएगा बच्चों, जल जाएगा। यानी रिएक्शन वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फास्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है हमारा, बढ़ता है। ओके, चलिए सरफेस एरिया के बाद बच्चों एक लास्ट टॉपिक है बच्चों, इसका ध्यान से समझना, एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन,
ध्यान देना, कल मैं लिखवाया था बच्चों, इसको आज मैंने डिटेल कर दिया। एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन गैस लिया और यहाँ पे क्या लिया बच्चों, क्लोरीन गैस, और आपस में कंबाइंड किया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एच न्यू का मतलब होता है फोटोन। एच न्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, फोटोन। फोटोन का मतलब होता है सनलाइट। ध्यान देना बच्चों, ये जो सन की लाइट, सूर्य की रोशनी आती है बच्चों, ठीक है, और ये आपस में कंबाइंड होकर के क्या दे देगा बच्चों, 2HCl। इसको जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको बोला जाता है बच्चों। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि फोटोन का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बच्चों इसको बताया गया था कि जो सन की लाइट होती है बच्चों, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिसको क्या बोला गया, क्वांटा बोला गया या फोटोन बोला गया बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, सन की लाइट भी पड़ती है बच्चों ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, ब्रेक करके रीअरेंज करके क्या बना देता है बच्चों, HCl बना देता है। यानी सन की लाइट के प्रेजेंस में बच्चों भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, मतलब तेजी से रिएक्शन होगा। आसान है कि नहीं बच्चों। और ये हमारा टर्म्स रहा बच्चों, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ तक बच्चों कल तक पढ़ चुके थे हम लोग। ओके, अब इसके बाद से बच्चों हमारे पास न्यू टॉपिक आएगा जो कि एकदम फ्रेश है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहली बात तो ये भी मैं समझा दूं। देखो अभी जितना आपने फैक्टर्स पढ़ा है बच्चों ना, आपको कंप्लीट यही चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि अब हम लोग एक एक करके वो जो डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो आसान है, तो इसको स्किप कर देते हैं, मतलब ये इसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद से बच्चों आप लोग को पढ़ना है टेम्परेचर से रिलेटेड, फिर कैटलिस्ट से रिलेटेड। यानी 3 टॉपिक बच्चों कवर करना है आपको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या क्या पढ़ सकते हैं, फिर टेम्परेचर, और फिर क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने पूरे चैप्टर का बच्चों सिनेरियो क्लियर कर दिया। ओके, तो इसमें सबसे पहला आपका हेडिंग आएगा बच्चों, यहाँ आप लिखना डिपेंडेंस, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन concentration, dependence of reaction rate on concentration। कर लिए नोट, ध्यान से समझना बच्चों। चलो अब यहाँ पे समझो तो, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इसको कवर करते हैं हम लोग। खूब ध्यान से समझना, इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हेडिंग को समझ लो आप लोग, ठीक है, वो लिख लिए। अब समझो, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें हमें ये समझना है बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से बच्चों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। समझ में आया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों हमारा, वो कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है बच्चों। इस चीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहला हमारा टर्म्स आता है बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में होता क्या है, पहले तो यहाँ पे एक रिएक्शन सपोज करते हैं। लेटस सपोज और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ध्यान से समझना बच्चों। लेटस सपोज और केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में जैसे मान लो हमने स्मॉल ए कैपिटल ले लिया, स्मॉल बी कैपिटल बी, और यहाँ बच्चों फाइनली क्या लिख लेना, प्रोडक्ट। यहाँ क्या ले लिया बच्चों, प्रोडक्ट। इस साइड क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। बाबू ध्यान दो, इधर एकदम न्यू टॉपिक है बच्चों, और ये इक्विलिब्रियम में बच्चों पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर बच्चों 11th का, उसमें बच्चों बताया गया है, ठीक है। तो अगर इसका बच्चों रेट निकालते हो आप लोग, रेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। ध्यान दो, लिखो मत बच्चों, पहले समझ लो। रेट जो होता है ना, स्पीड, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ए ले लो और बी ले लो। क्या मैंने बोला बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉमा कर लेना, इच रेज टू पावर ए एंड बी ले लेना बच्चों, विच इज इक्वल्स टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए और जो बी दिख रहा है बच्चों ना, इसको जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ए दिख रहा है ना, ध्यान देना, स्मॉल ए को बोलते हैं बच्चों हम लोग
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर आपसे कोई पूछता भी है कि स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता क्या है तो आप बता देना, जो कैपिटल ए के बगल में स्मॉल ए दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं सर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बी भी तो क्या होगा हमारा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो मैंने वही डेफिनेशन बच्चों बताया भी कि रेट जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ, अभी मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, चलो अभी लिख दूंगा। तो आप देखो तो रेट इक्वल्स टू, ध्यान से समझना बच्चों, ये तो आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो हमने इसको क्या मान लिया बच्चों, के मान लिया, और यहाँ ब्रैकेट में रखना बच्चों कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी, और उसके पावर में क्या हो जाएगा स्मॉल बी, ठीक है बच्चों। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन को इंडिकेट करता है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बताओ ये जो स्मॉल के सॉरी कैपिटल के जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट। ध्यान देना बोर्ड्स में आता भी है बच्चों रेट कांस्टेंट, ठीक है, 1 नंबर का डेफिनेशन है। हाँ, इसी रेट कांस्टेंट को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ओके। या इसी के को बच्चों हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, ठीक है। कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं बच्चों, ये भी समझा देता हूँ मैं, ध्यान से समझना। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये बताओ यहाँ पे जैसे मान लो इफ़, यहाँ पे लिखना इफ़ कैपिटल ए इक्वल्स टू कैपिटल बी इक्वल्स टू, हमने क्या मान लिया बच्चों 1, व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, तो देन ध्यान से समझना बच्चों, देन अगर हम बात करें तब रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो ए एंड बी का वैल्यू हम लोग क्या मान लें बच्चों 1 मान लें बच्चों, तो जो आपका रेट आएगा वही बच्चों क्या होगा, की हो गया, है कि नहीं। यानी इट इज डिफाइंड एज द रेट, इट इज डिफाइंड एज द रेट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। बच्चों बहुत मस्त था डेफिनेशन, ध्यान से समझना बच्चों मैंने क्या बोला। अगर के की बात करेंगे बच्चों हम लोग तो आप लोग क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। यानी के को बच्चों किसके जैसा डिफाइन करेंगे, रेट के जैसा ही डिफाइन करेंगे, कब, जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या मान लें हम लोग 1 मान लें। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, ठीक है ना, बहुत आसान है। और एक और टर्म्स जैसे ना आप लोग देख रहे होगे कि सर एक्टिव मास जो आपने लिखा है इसका मतलब है क्या, है कि नहीं। तो बच्चों साफ साफ इसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान देना, एक्टिव मास का मतलब समझना मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही। क्या समझो बच्चों, अब क्वेश्चन आता है सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं बिग ब्रैकेट से, है कि नहीं। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों मोलैरिटी। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब होता है क्या, मोल पर लीटर, पढ़े हो ना बचपन में, याद करो, ठीक है ना। तो एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं बच्चों, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल पर लीटर। आसान है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये बताओ बच्चों यहाँ पे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कर दिया कि नहीं, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन का डेफिनेशन अगर देखना चाहते हो बच्चों तो थोड़ा सा एक बार मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड्स पे, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान समझना बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन देखो कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोडक्ट मतलब क्या समझ रहे हो, मल्टीप्लाई। देखो ना ए एंड बी का क्या हुआ बीच में, मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे वही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद कॉमा कर लेना बच्चों, इच रेज टू पावर। ये तो जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा है बच्चों, इसके क्या बच्चों, इसके रेज में क्या हमने इस पावर लिखा है ना, इच रेज टू पावर, इच रेज टू पावर विच इज इक्वल्स टू
देयर किसके इक्वल है बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? देखो कितना मस्त है यार डेफिनेशन, ठीक है, मतलब जैसा बच्चों है मैंने वैसा ही बच्चों छाप दिया, समझ पा रहे हो ना। और एक और चीज़ है, मान लो इसको भी डिफाइन करना होगा बच्चों, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो उसको क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग, के बोल देंगे। के को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? आसान है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों।